देखिए आज शुरू करेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोषण अधिनियम 2013। इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें नोट करना है। पहले तो इसका अधिनियम क्रमांक जो है, इस अधिनियम का अधिनियम क्रमांक है 14/2013 का अधिनियम क्रमांक। चौदह है 2013 का। इस अधिनियम का अधिनियम क्रमांक है 14/2013। 1 मिनट। ठीक। इसकी स्वीकृति दिनांक कितनी है ये भी नोट करना है। इस अधिनियम की स्वीकृति दिनांक है 22 अप्रैल 2013। इस अधिनियम को स्वीकृति मिली स्वीकृति दिनांक है इसकी 22 अप्रैल 2013। इसके अलावा जो है प्रवर्तन दिनांक है इसकी या प्रवर्त लिख लीजिए, तो प्रवर्त यानी प्रवर्तन दिनांक है इसकी प्रवर्तन दिनांक है 9 दिसंबर 2013। 9/12/2013। इसके अलावा विस्तार इसका कहाँ है? संपूर्ण भारत में। इस अधिनियम का विस्तार देखेंगे, विस्तार है इसका संपूर्ण भारत। ठीक है, ये कुछ फैक्ट हैं जो कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी धारा 1 जो कहती है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ, तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पूरा ऊपर लिखा ही है कि इस अधिनियम का क्या नाम हुआ। इस अधिनियम का नाम हुआ महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिसेवन प्रतितोषण अधिनियम 2013। विस्तार लिखा हुआ है सेक्शन 1 में कि संपूर्ण भारत पर होगा। प्रवर्तन दिनांक लिखा है कि जिसमें केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, वो दिनांक थी आपकी 9 दिसंबर 2013। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से सेक्शन 1 हो गया। इसके बाद अब देखेंगे इसकी परिभाषाएं। इसके बाद इसकी जो है परिभाषाएं देखी जाएंगी। ठीक है, तो इसको मिटाई देते हैं, ये आप नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसकी जो है सेक्शन 2 देखेंगे परिभाषाएं। सेक्शन 2 में सबसे पहले जो है व्यथित महिला की परिभाषा दे रखी है सेक्शन 2A में। 2A में व्यथित महिला की परिभाषा दे रखी है। ये कहता है कि व्यथित महिला के अंतर्गत कौन कौन आते हैं इस अधिनियम के तहत। तो इस जो व्यथित महिला की परिभाषा है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला कहता है कार्यस्थल के संदर्भ में, कार्यस्थल के संदर्भ में। ठीक है, ये कह रहा है कार्यस्थल के संदर्भ में, मतलब जो आपके कार्यालय वगैरह होते हैं ना, वहां उसके मामले में किसको जो है व्यथित महिला माना जाएगा। तो ये कहता है किसी भी आयु की महिला, चाहे नियोजित हो या ना हो, किसी भी आयु की महिला, किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित हो या ना हो, या ना हो। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा लिख ले फिर देखते हैं। नियोजित हो या ना हो, जो लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य का अभिकथन करती है। यहां से लिखते हैं
जो लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य का अभिकथन करती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो कार्यस्थल होते हैं, कार्यालय वगैरह जो होते हैं, उसके संदर्भ में पहली वाली जो है इसका क्लॉज, जो दूसरे का पहला भाग है, उसमें कार्यस्थल के संदर्भ में बताया गया है। कार्यालय वगैरह, ऑफिस वगैरह जो होते हैं, तो ये कह रहा है किसी भी आयु की महिला हो सकती है। जो व्यथित महिला है वो कोई भी आयु की हो सकती है, आयु का इसमें नहीं है कोई जिक्र कि किसी कोई आयु होगी निश्चित, तो किसी भी आयु की महिला हो सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, चाहे वो नियोजित हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नियोजित है तो भी आई और नियोजित नहीं है तो भी आई। अब आप कहोगे नियोजित नहीं है तो कैसे आई? नियोजित तो समझ में आ रहा है कि साहब उस कार्यालय में नौकरी करती है, काम करती है, नियोजक द्वारा नियोजित की गई है ना। नियोजित का मतलब यही है कि सैलरी पे है, काम करती है वहां, ठीक है। और नियोजित ना होने का मतलब क्या है? कि नियोजित नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं किसी कार्यालय में, आपने देखा होगा कि कई लोग तो नियोजित होते हैं, महिलाएं हैं नियोजित हैं, नौकरी कर रही हैं वहां, काम काज कर रही हैं, तो वो नियोजित हो गई। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो नियोजित नहीं होती लेकिन वहां काम करती हैं। आप कहोगे कौन सी महिला है? मान लो कोई चाय लेके आता है ना, ऐसी महिलाएं हो गई। अब वो नियोजित नहीं है लेकिन काम कर देती है, भाई चाय वाय ला के आती, कोई बगल में दुकान है वो लेके कोई सामान मंगाता है तो ले आती है। इस तरीके की महिला भी हो सकती है, तो नियोजित हो या ना हो, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कार्यस्थल पर नियोजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और जो महिला लैंगिक उत्पीड़न के कार्य का अभिकथन करती है, वो ये कहती है कि उसके साथ जो है इस प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न हुआ है, तो ऐसी महिला कार्यस्थल के संदर्भ में आती है व्यथित महिला की परिभाषा में। ये तो हो गई कार्यस्थल वाली महिलाएं। अब कुछ महिलाएं जो होती हैं जो निवास स्थान, आपके घर वाले स्थान में होती है, निवास स्थान के संदर्भ में, निवास स्थान के संदर्भ में, ये तो कार्यालय वाली बात हो गई। अब ये घर की बात हो गई आपके, कि आपने कोई मेड वगैरह रखी है, उसके बारे में होगा। आप कोई, आप घर में रखते हो ना, आपने काम काज कराने के लिए आपने जो नौकर वगैरह रखते हैं, उसमें कोई महिला आपने नियोजित कर रखी है, वो हो गई, ये उसके बारे में हो गया। ये कह रहा है किसी भी आयु की महिला जो निवास स्थान में नियोजित है, ठीक है, किसी भी आयु की महिला जो निवास स्थान में नियोजित है, ठीक है। अब घर के मामले में नियोजन जरूरी है, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा कि नियोजित हो या ना नियोजित ना हो, ठीक है, बस इतना सा अंतर है दोनों में। और ये इसमें वही बात है जो ऊपर है सेम। किसी भी, यहाँ पे भी कोई भी आयु की महिला हो सकती है। घर में जो आप मेड रखते हो, नौकरानी कहते हैं, जैसे नौकरानी आप रखते हो, वो किसी भी आयु की हो सकती है अपने काम काज के लिए, लेकिन यहाँ नियोजित होना चाहिए, ठीक है। जबकि कार्यस्थल पे क्या था, नियोजित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों में अंतर बस इतना सा है। कार्यस्थल के संबंध में नियोजित हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निवास स्थान के संबंध में नियोजित है, ये शब्द आया, ठीक है। नियोजित है तो वो जो है व्यथित महिला कहलाएगी। अगर वो ये आरोप लगाती है लैंगिक उत्पीड़न का किसी कार्य का, तो वो व्यथित महिला कहलाएगी, ठीक है। केवल इतना ही इसमें नोट करना है। अब आता है टू बी समुचित सरकार। इसमें कुछ नोट नहीं करना, टू बी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बी में है समुचित सरकार, चित सरकार, ठीक है। समुचित सरकार में सीधा सीधा लिख लीजिए यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार। एक पॉइंट लिखना चाहे तो, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सभी जानते हैं समुचित सरकार में क्या आता है, यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार, ठीक है। समुच्चय सरकार में जैसी भी स्थिति हो, केंद्र के मामलों में आपकी केंद्र सरकार आ जाएगी, और ऐसे कोई मामले हैं जो राज्य के अधीन आते हैं तो वहां राज्य सरकार आ जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं लिखना है इसमें। इसके बाद आता है टू सी,
परिभाषा अध्यक्ष की। 2C में जो परिभाषा दे रखी है वो दे रखी अध्यक्ष। भाई अध्यक्ष में कौन आता है? अध्यक्ष में आता है धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान में रखना। अध्यक्ष में कौन आता है? धारा 7 की उपधारा, धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन ठीक है, धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष। स्थानीय परिवाद, ये आगे आएंगी समितियां, परिवार समिति का अध्यक्ष। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन है? स्थानीय परिवार समिति का। तो बस इतना याद रखना है, अध्यक्ष कौन है? स्थानीय परिवार समिति का। ये स्थानीय शब्द याद रखना है आपको। अध्यक्ष का अर्थ है स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष, जो धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त किया जाता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो स्थानीय शब्द आपको इसमें याद रखना है। अध्यक्ष का क्या अर्थ है? स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना है। अब आता है जिला अधिकारी, 2D। 2D में है जिला अधिकारी। जिला अधिकारी का क्या अर्थ है भाई? जिला अधिकारी का अर्थ धारा 5 के अधीन अधिसूचित अधिकारी। धारा 5 के अधीन अब 5 में कौन कौन बनेगा? जब अपन 5 लिखेंगे ना सेक्शन, तब लिखेंगे। ठीक है, तो जिला अधिकारी को ना धारा 5 के अधीन अधिसूचित अधिकारी। अधिसूचित अधिकारी क्यों आया? नियुक्त अधिकारी क्यों नहीं? क्योंकि जिलाधिकारी ऑलरेडी नियुक्त रहता है, लेकिन धारा 5 के अधीन जो भी जिला अधिकारी की श्रेणी में आते हैं, उन अधिकारी में से किसी को भी जो है जिला अधिकारी बना दिया जाता है। जैसे जिला कलेक्टर हो गया, अपर जिला कलेक्टर हो गया, है ना, उनमें से किसी को भी जो है जिला अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। इसीलिए लिखा है अधिसूचित अधिकारी। धारा 5 के अधीन अधिसूचित अधिकारी जो है जिला अधिकारी की श्रेणी में आता है। अब आते हैं सेक्शन 2E। 2E कहता है घरेलू कर्मकार। घरेलू कर्मकार, कर्मकार का मतलब होता है कामकाज करने वाले। तो घरेलू मतलब घरेलू काम करने वाले। कौन कौन आता है? ऐसी महिला, घरेलू कामकाज करने की भी परिभाषा लिखी, ऐसी महिला तो कर्मकार में यहाँ चूंकि महिला से संबंधित अधिनियम है, तो महिलाओं की बात हो रही है कि घरेलू कर्मकार में ऐसी महिला चाहे नगद या वस्तु के रूप में, चाहे नगद, चाहे नगद या वस्तु के रूप में, ठीक है, मतलब चाहे आप उसे पैसे देते हो या कोई वस्तु देते हो कि काम करने के लिए, वस्तु के रूप में पारिश्रमिक पर गृह कार्य करने के लिए, पारिश्रमिक पर कौन से कार्य करने के लिए? गृह कार्य करने के लिए। ठीक है, घरेलू कामकाज करने के लिए, चाहे उसके लिए आप उसको पैसा देते हो नगद के रूप में, या जो है आप कोई वस्तु देते हो करने के लिए, चाहे प्रत्यक्ष तय या क्या लिखा, अभिकरण के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष तय, चाहे प्रत्यक्ष तय। एक मिनट, प्रत्यक्ष तय चाहे अभिकरण के माध्यम से।
क्या हुआ हो, अस्थाई या स्थाई आधार पर नियोजित हो, अस्थाई या स्थाई आधार पर नियोजित हो। क्या मतलब हो रहा है इसका भाई? घरेलू कर्मकार का मतलब क्या हो रहा है? घरेलू कर्मकार में पहला बात तो ये है कि महिलाएं आ रही हैं, जो घर में आपके काम करती हैं, वो वाली महिलाएं इसमें जो है शामिल की गई। घरेलू कर्मकार में कौन सी महिलाएं शामिल की गई? जो आपके घर में जो है कार्य करती हैं, ठीक है। घर में काम करने वाली महिलाएं ही इसमें जो है शामिल की गई हैं घरेलू कर्मकार में। अब दूसरी बात आती है, चाहे वो आप नगद पैसा देते हो उन्हें या किसी वस्तु के रूप में आप उसकी सेवा लेते हो, मतलब जो भी कार्य करती है उसके बदले में, या तो आप स्वाभाविक सी बात है पैसा देते हो नगद के रूप में, या कोई वस्तु देते हो पारिश्रमिक के रूप में। और किस लिए नियुक्त किया है आपने? गृह कार्य करने के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः चाहे अभिकरण के माध्यम से। मतलब क्या है? मतलब ये है, या तो आपने डायरेक्टली रख लिया हो, या फिर जो है आपने कोई एजेंसी या अभिकरण के माध्यम से उसको नियुक्त किया हो, रखा हो। क्योंकि इसके लिए भी सरकार ने बना दिया है कि जब आप किसी की भी घर में कर्मकार रखते हैं तो इसके लिए भी एजेंसी रहती है जो आपको इस तरीके की जो है कर्मकार उपलब्ध कराती हैं घरेलू कामकाज के लिए। तो आपने उसके माध्यम से रखा हो उस घर में। कई बार तो डायरेक्ट रख लेते हैं, छोटी वगैरह जगह पर अपन लोग डायरेक्ट रख लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जो है एजेंसीज वगैरह या अभिकरण वगैरह होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, और उन्हीं के माध्यम से आपको रखना होता है सेफ्टी के लिए। तो या तो आपने डायरेक्ट रखा हो उसको, नियोजित किया हो मतलब, या आपने किसी अभिकरण के माध्यम से उसको या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से नियोजित किया हो। स्थायी रूप से मतलब आपने हमेशा के लिए रखा है। अब इसमें स्थायी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर, स्थायी का मतलब ये है कि जब तक आप रहेंगे, जब तक आपको काम कराना कराना है ना। अब इसमें कोई आपकी टाइम लिमिट नहीं है कि हमने 2 महीने के लिए रखा है, 6। और कभी कभी अपन 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने जो लगाते हैं इकट्ठे, कभी कभी लगाते हैं, तो वो अस्थायी रूप से भी होता है। तो अस्थायी रूप से नियोजित किया हो या स्थायी रूप से आपने नियोजित किया हो, या तो आपने स्वयं नियोजित किया हो या किसी अभिकरण या एजेंसी के माध्यम से आपने नियोजित किया हो, ठीक है। तो ये इसमें आता है परिभाषा में। अब देखेंगे, घरेलू कर्मकार हो गया। इसके बाद 2F में है कर्मचारी। 2F में है कर्मचारी, ठीक है। कर्मचारी में कौन आता है? ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अभिकर्ता द्वारा, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी शामिल है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना नियमित या अस्थायी या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या अन्यथा कार्य कर रहा हो, इसमें सह कर्मकार भी शामिल है, नियोजित किया गया हो, ठीक है। तो कर्मचारी कौन सा? ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है कौन सा व्यक्ति अभिप्रेत है? जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्यस्थल पर ठीक है, किसी कार्य के संबंध में, किसी कार्य के संबंध में किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अभिकर्ता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से या अभिकर्ता द्वारा, डायरेक्ट ही रख लेते हैं, कई बार एजेंसी या अभिकर्ता एजेंट के द्वारा रखते हैं, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी शामिल है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी शामिल है।
ठीक है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी शामिल है। प्रधान नियोजक की जानकारी से, प्रधान नियोजक जानकारी से, ठीक है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, या उसके बिना, ठीक है, जानकारी हो भी सकती है नियोजक को, प्रधान नियोजक जो है, या उसके बिना नियमित, अस्थायी या दैनिक मजदूरी के आधार पर, किन किन आधारों पर, नियमित, या तो नियमित आधार पर रखा हुआ है या अस्थायी आधार पर रखा है, नियमित, अस्थायी, ठीक है, या तो नियमित रेगुलर है या फिर टेम्परेरी जो है उसे रखा गया, या दैनिक मजदूरी के आधार पर, या रोजंदारी पर रखा है, दैनिक मजदूरी के आधार पर, ठीक है, दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या अन्यथा, चाहे पारिश्रमिक पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, ठीक है, इसमें सहकर्मकार भी शामिल है, इसमें सहकर्मकार भी शामिल है। ये क्या कह रहा है, ये धारा कर्मचारियों के बारे में कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अभिकर्ता द्वारा, या तो डायरेक्टली नियुक्त कर लिया गया है या किसी अभिकर्ता के द्वारा, एजेंट के द्वारा नियुक्त किया गया है। आजकल क्या हो गया, सरकारी जितने विभाग होते हैं, आपने देखा होगा कि सरकारी विभाग जो है एजेंसियों के माध्यम से जो भी काम होते हैं ना छोटे मोटे, तो उनके लिए एजेंसीज के माध्यम से जो है नियुक्तियां कर लेती है। जैसे सुरक्षा गार्ड रखना है अब किसी कार्यालय में, या मान लो आपका प्राइवेट ऑफिस भी है और आपको सुरक्षा गार्ड का रखना है, तो आप एजेंसी की मदद लोगे और रख लोगे। आप सीधा एजेंसी से संपर्क करोगे कि साहब हमें गार्ड चाहिए, वो आपको गार्ड प्रोवाइड कर देगा। या फिर आप एजेंसी से नहीं रखना चाहते तो आप कोई अपना पर्सनली जो है किसी भी व्यक्ति को जो आपको लगता है आपने गार्ड के रूप में रख लिया है ना। तो ऐसे ही कह रहा है कि या तो प्रत्यक्ष रखा हो या किसी एजेंसी के द्वारा रखा हो, या कोई ठेके, इसमें ठेकेदार भी शामिल। अब ठेकेदार इसलिए शामिल है कि ठेकेदार जो भी ठेकेदार है, ठेकेदार कई चीज के होते हैं, है ना। तो जो भी वो काम कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, जब कोई ठेकेदार को आपने रखा है या कोई काम ठेके पे दिया है, तो उसके अंडर में कई वर्कर भी आएंगे। ठेकेदार खुद काम तो करता नहीं है, वो वर्कर से काम कराता है। तो इसीलिए ठेकेदार को भी इसमें शामिल माना गया है। ठीक है, ठेकेदार आएगा तो वो अपने वर्कर लेके आएगा और वो वर्कर जो भी काम करेंगे वो करवाएगा, तो इसीलिए उसको भी माना गया है। प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, प्रधान नियोजक मतलब जो उसका हेड ऑफिसर होता है, जो नियुक्ति दे सकता है, कर सकता है, या तो उसकी जानकारी से नियुक्त किया गया हो या उसकी जानकारी के बिना नियुक्त किया गया हो। कैसे नियुक्त किया गया हो, अस्थायी रूप से किया गया हो नियुक्त, पहला तो नियमित, या तो नियमित रूप से नियुक्त किया गया हो, या टेम्परेरी किया हो, या दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किया गया हो, चाहे पारिश्रमिक पर या अन्यथा, चाहे आप उसे पारिश्रमिक देते हो या अन्यथा या ना देते हो, कहने का मतलब है ना। इसमें सहकर्मकार भी शामिल। सहकर्मकार मतलब कौन होता है, जो कर्मकार के साथ मिलकर काम करता है, हेल्पर जैसे अपन कहते हैं। जैसे आप घर बनवा रहे हो तो एक कारीगर होता है, उसके साथ में एक हेल्पर होता है जो उसकी मदद करता है, वो काम कर रहा है और दूसरा उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे ही कह रहा है कि एक कर्मकार होता है और उसका जो कर्मकार का या जो है सहकर्मकार भी होता है। तो दोनों की दोनों जो है कर्मचारी की परिभाषा में माने जाएंगे। ठीक है, अब आता है नियोजक। नियोजक में कौन शामिल है, 2G, एफ के बाद जो है 2G। 2G में आपकी जो है नियोजक की परिभाषा दे रखी है। नियोजक
भाई नियोजक कौन होता है, ठीक है। नियोजक कौन होता है, तो नियोजक में निम्न शामिल है, बस इतना लिखना है, निम्न शामिल है। कौन कौन शामिल है नियोजक में? पहला तो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्थान, कार्यालय आदि का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। देखिए इसमें इसको भी दो भागों में बांटा, तीन भागों में। पहला कहता है कौन कौन आता है नियोजक के अंतर्गत। पहला कह रहा है समुचित सरकार, समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब है भाई केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों आ गई, है ना। या स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय, एक मिनट, स्थानीय प्राधिकारी, एक मिनट, स्थानीय, हाँ प्राधिकरण है, सॉरी प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, ठीक है। स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटी हो गई, जैसे आपकी नगर पालिका, नगर निगम, जिस लोकल अथॉरिटी में आते हैं ना, ये लोग आ गए, सरकार आ गई, ठीक है, दोनों आ गई, केंद्रीय हो या राज्य, जैसी भी स्थिति। स्थानीय प्राधिकारी मतलब आपकी जो लोग क्या कहते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, जो लोकल अथॉरिटी में आते हैं, तो ये लोग आ गए। का कोई विभाग, का कोई विभाग, ठीक है, इन लोगों का कोई भी विभाग हो सकता है, ठीक है। या विभाग, या फिर संगठन, विभाग, संगठन, कोई संगठन हो सकता है, संगठन, ठीक है। या क्या हो सकता है आपका उपक्रम, संस्थान, कार्यालय, उपक्रम हो सकता है कोई, कोई भी उपक्रम हो सकता है इनका। या कौन उस क्या हो सकता है, संस्थान हो सकता है कोई, इनका कोई संस्थान भी हो सकता है, कार्यालय हो सकता है कोई, आदि काफी हो सकते हैं, ठीक है, आदि लगा दिया। तो आदि का पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, का पर्यवेक्षण और नियंत्रण, नियंत्रण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आप सरकार के अधीन नियुक्त किए गए हैं और आपका, आप मान लो किसी कार्यालय के प्रधान हैं, तो सीधी सी बात है उसका पर्यवेक्षण आपकी निगरानी में, आप ही को उसका पर्यवेक्षण करना है, आप ही को उसका नियंत्रण करना है, मतलब उस पर नजर भी रखना है, काम काज कैसे चल रहा है। इसके अलावा आपको उस पर नियंत्रण भी रखना है। तो ऐसे में जो है आपको क्या माना जाएगा, आपको नियोजक माना जाएगा। मान लो किसी कार्यालय में आपकी नियुक्ति होती है, उस कार्यालय की पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, आपके ऊपर है। तो आप कौन माने जाओगे, आप इस मामले में जो है नियोजक माने जाओगे, मतलब पूरी जिम्मेदारी आपकी है, तो जो भी नियुक्ति वगैरह होगी, कुछ भी होगा, वो कौन करेगा, वो आप ही करोगे ना। तो आप क्या हो जाओगे इस मामले में, नियोजक हो जाओगे। तो ऐसे ही इसमें लिखा है कि जो भी संस्थान वगैरह होते हैं इन लोगों के, या संगठन होते हैं, स्थानीय प्राधिकारी के हों या समुचित सरकार के हों, या कोई उपक्रम होता है, कोई कार्यालय होता है, इसका प्रधान जो व्यक्ति होता है, जो उस पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, या पर्यवेक्षण या नियंत्रण रखता है, ऐसा जो अधिकारी कह लीजिए या उसका व्यक्ति कह लीजिए, वो क्या कहलाता है, वो नियोजक कहलाता है, ठीक है। दूसरा, दूसरा कौन हो सकता है, वह व्यक्ति जो कर्मचारियों की बाबत संविदा जन्य बाध्यता का निर्वहन कर रहा है। लिखा है वह व्यक्ति, वह व्यक्ति जो कर्मचारियों की बाबत, कर्मचारियों की बाबत, ठीक है, मतलब कर्मचारियों की तरफ से संविदा जन्य बाध्यता का निर्वहन कर रहा है, संविदा जन्य, जन्य बाध्यता का, एक मिनट, बाध्यता का निर्वहन कर रहा है,
क्या मतलब है इसका? संविदाजन्य बाध्यता का निर्वहन कर रहा है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, कभी ठेकेदार वगैरह है या अन्य कोई व्यक्ति है, एजेंसी है, अभिकरण है। अब जैसे एजेंसी हो गई, मान लीजिए किसी एजेंसी के थ्रू आपने किसी व्यक्ति को किसी कार्यालय में नियोजित किया, तो वो हमारा या जो कार्यालय का है जो संविदा है वो किससे है? उस एजेंसी से है, ना कि वो कर्मचारी से। तो इन दोनों के बीच में जो संविदाजन्य बाध्यता का निर्वहन कर रहा है व्यक्ति, वो इसमें जो है काय की परिभाषा में आएगा, वो नियोजक की परिभाषा में आएगा। जैसे उस मामले में वो एजेंसी हो जाएगी नियोजक, क्योंकि एजेंसी ने नियोजित नियोजित किया है, एक कोई ऑफिसर है, कोई कार्यालय है, और उस कार्यालय में किसी क्या कह सकते हैं, किसी कर्मकार की या किसी हेल्पर की जरूरत थी, और आपने किसी एजेंसी से संपर्क किया कि साहब हमारे यहाँ इतने प्यून्स की जरूरत है, आप उपलब्ध, कई लोग यही काम करते हैं, वो प्यून्स उपलब्ध कराना, गार्ड उपलब्ध कराना, ऐसी एजेंसी बना लेते हैं। तो आपने तो उनको ऑर्डर दिया, आपने उनसे संविदा कर ली है कि साहब इनका पेमेंट वगैरह जो होगा, पेमेंट भी आप डायरेक्ट कंपनी को ही करते हो, उनको नहीं करते हो, कंपनी फिर उनको पेमेंट करती है जो वर्कर्स वहां काम करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वो व्यक्ति जो, क्या कंपनी कह लीजिए, वो कौन, वो क्या कहलाएगा इस मामले में, अगर संविदाजन्य बात है, तो वो व्यक्ति या कंपनी क्या होगा इसमें, नियोजक के रूप में माना जाएगा। ठीक है। तीसरा है किसी निवास या गृह की दशा में उसको नियोजित करे। तीसरा है किसी निवास, ये घर की बात आ गई, या गृह की दशा में, दशा में जो उसको नियोजित करे, उसको नियोजित करे। ये तो सिंपल है भाई, घर की दशा में जिसने भी नियोजित किया हो, जिसने भी उसको रखा हो है, वो जो है क्या कहलाएगा, नियोजक कहलाएगा। जैसे आपके घर की बात है, आपने किसी नौकर को रखा अपने घर में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, उस मामले में आप नियोजक कहलाओगे। आपने नौकरी पे रखा है तो आप क्या हो जाओगे, आप नियोजक कहलाओगे। ठीक है, ऐसे मामले में नियोजक कौन होगा, ऐसे मामले में नियोजक आप कहलाओगे। आपने नियोजित किया है घर में, जो भी जिसने भी नियोजित किया है, कुल मिला के नियोजित कौन करता है, जो पेमेंट करता है। आपको लगता है कि भाई आपको नौकर की जरूरत है, आप पेमेंट करोगे, तो फिर आपने नियुक्त किया है, तो आप कौन हो जाओगे, आप नियोजक हो जाओगे। तो घर के मामले में जो भी नियोजित करता है, जो भी रखता है उससे, वो कौन कहलाएगा, वो नियोजक कहलाएगा। अब देखिए सेक्शन 2H, 2H, 2H में लिखा है आंतरिक समिति। कौन सी समिति लिखा है, आंतरिक समिति। आंतरिक समिति, ठीक। आंतरिक समिति का क्या अर्थ है, धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति। केवल एक लाइन लिखना है, धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवार समिति। परिवाद समिति, ठीक है, धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति। केवल इतना ही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद 2H के बाद आता है आपका I। तो आंतरिक परिवार समिति का गठन क्या होता है, धारा 4 में। ये याद रखना है, आपको पूछी जाएगी किस समिति का गठन किस धारा में होता है, तो धारा वाइज इंपॉर्टेंट है कि आंतरिक परिवार समिति का जो है गठन धारा 4 में किया जाता है। ठीक है, कहाँ परिभाषित है ऐसा नहीं पूछा जाएगा, केवल इतना पूछा जाएगा कहाँ गठन होता है, तो धारा 4 के अधीन इनका गठन होता है। स्थानीय समिति, उसके बाद जो है आपकी आती है स्थानीय समिति। अभी आंतरिक समिति थी, अब स्थानीय समिति, समिति, ठीक है। अब स्थानीय समिति में कौन आता है भाई, स्थानीय समिति किस धारा के, धारा 6 के अधीन, धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवार समिति। धारा 6 के अधीन गठित गठित स्थानीय परिवार समिति, स्थानीय परिवार
अब ये पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समिति बनेगी क्यों। लिखा है ना परिवाद समिति। कंप्लेन शिकायत करेगा, जो पीड़िता है, जो महिला है कार्यस्थल पर जिसका लैंगिक शोषण की जो शिकायत करती है, उसके लिए बनी है ये समितियां, ताकि वो उन स्थानों पर शिकायत कर सके, परिवाद कर सके। तो ये आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति हुई। जैसी भी स्थिति हो, अपनी सहूलियत से क्या कर सकती है, वहां जाके कंप्लेन दर्ज करा सकती है। कहाँ करा सकती है? आंतरिक परिवाद समिति, स्थानीय परिवाद समिति, वहां पे। तो यहाँ परिवाद करेगी वो महिला, ठीक है, इसीलिए बनाई जाती है। तो आंतरिक परिवार समिति धारा 4 में, और स्थानीय परिवार समिति कितनी है, कितने में? धारा 6 में। आई के बाद आता है 2G। जी, जे में क्या आता है आपका? जे में आता है सदस्य। ठीक है, जे में सदस्य आता है। सदस्य का अर्थ क्या है? यथास्थिति आंतरिक या स्थानीय परिवार समिति का सदस्य। यथास्थिति, यथास्थिति आंतरिक परिवार समिति या स्थानीय परिवार समिति, या स्थानीय परिवार समिति। समिति का सदस्य, ठीक है। सदस्य का मतलब समितियों की सदस्य है, चाहे वो जैसी भी स्थिति हो। आंतरिक परिवार समिति का सदस्य और स्थानीय परिवार समिति का सदस्य इसमें जो है शामिल किया गया है। विहित है 2J के बाद के, 2K में जो है विहित। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं। विहित का अर्थ होता है नियमों द्वारा विहित, नियमों द्वारा विहित। नियमों द्वारा विहित का अर्थ होता है भाई जो बताए गए हैं नियम वो, ठीक है। विहित का अर्थ होता है जो नियम बताए गए हैं आगे वो, ठीक है। तो विहित का अर्थ लिखना जरूरी नहीं है परिभाषा। अब आता है पीठासीन अधिकारी 2L। 2L में क्या है? पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है? धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी। ये इंपॉर्टेंट है, पीठासीन अधिकारी कौन होता है? कौन सी धारा के अधीन? धारा 4 की उपधारा 2। धारा 4 की उपधारा 2 के अधीन, के अधीन नाम निर्दिष्ट किया गया, नाम निर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी। आंतरिक परिवार समिति का, कौन सी समिति ये याद रखना है, आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी। अधिकारी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें याद रखना कि पीठासीन अधिकारी कौन सा होता है। आंतरिक परिवार समिति का जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके बारे में बात कर रहा है। समिति दो प्रकार की थी, एक स्थानीय थी और एक आंतरिक थी। तो पीठासीन अधिकारी कौन है? जो आंतरिक जो है, आंतरिक जो समिति थी उसका जो पीठासीन अधिकारी है उसको यहाँ पीठासीन अधिकारी माना गया है। तो आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी ही यहाँ पीठासीन अधिकारी माना जाएगा, ये याद रखना है। उसमें आए आंसर, उसमें आप जब क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा कि आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी, स्थानीय परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी। तो पीठासीन अधिकारी कौन है? आंतरिक परिवार समिति का पीठासीन अधिकारी, ये याद रखना है। अब है प्रत्यर्थी 2M में, L के बाद आता है M। प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी में क्या है? प्रत्यर्थी का अर्थ है जिसके विरुद्ध व्यतीत महिला ने धारा 9 के अधीन परिवाद किया है।
जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन क्या की है? परिवाद किया है। परिवाद किया है। सिंपल है। प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी मतलब जिसके विरुद्ध कंप्लेन की है, जिसके विरुद्ध शिकायत की है। किसने शिकायत की है? व्यथित महिला ने। व्यथित महिला ने शिकायत तो की होगी ना किसी व्यक्ति के खिलाफ जो वहां काम करता है, उसके खिलाफ जो है लैंगिक शोषण की जो शिकायत की है। तो ऐसा पुरुष जिसके खिलाफ व्यथित महिला ने, व्यथित महिला कौन थी? जिसके विरुद्ध जो है लैंगिक उत्पीड़न का कोई कार्य किया जाता है और जो परिवाद करती है, शिकायत करती है उसके बारे में, तो वो व्यथित महिला होती है। तो उसके द्वारा शिकायत की जाती है किसके विरुद्ध? किसी ना किसी पुरुष के विरुद्ध की जाएगी जो वहां काम करता है ना, या अन्य व्यक्ति हो सकता है जो वहां काम करता है, आता जाता है, तो उसके खिलाफ जब शिकायत करती है वो महिला, तो ऐसा पुरुष जो है वो क्या कहलाता है? वो प्रत्यर्थी कहलाता है। कुल मिला के जिसके विरुद्ध में शिकायत की जाती है वो कौन कहलाता है? प्रत्यर्थी कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। प्रत्यर्थी तो सभी जगह एक ही सी रहती परिभाषा। जिसके खिलाफ जो है शिकायत की जाती है वो कौन है? वो प्रत्यर्थी है इस धारा के अधीन। अब देखिए आप, अब आता है 2N। 2N है लैंगिक उत्पीड़न। ये थोड़ा याद रखना परिभाषा कि लैंगिक उत्पीड़न को कहाँ बताया गया है। ठीक है, 2N याद रखना है आपको। 2N ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद, इसको इसी तरीके से पूछा जाएगा कि लैंगिक उत्पीड़न को कहाँ बताया गया है या कहाँ परिभाषित किया गया है। तो याद रखना पड़ेगी आपको कि 2N में बताया गया है। तो लैंगिक उत्पीड़न में लिखा है निम्न कार्य आते हैं। निम्न कार्य, ठीक है, निम्न कार्य को जो है लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में माना जाता है। कौन कौन से कार्य को माना जाता है? पहला लिखा है शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं। शॉर्ट में लिख लेंगे आप, शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएं। ठीक है, इसको लैंगिक शोषण, लैंगिक उत्पीड़न में माना जाएगा। दूसरा, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध। लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध, कोई मांग या अनुरोध। ठीक है, ये भी लैंगिक प्रकृति का माना जाएगा। ठीक, कोई मांग या अनुरोध किया जाता है महिला की जो स्वीकृति है वो प्राप्त करने के लिए, आप जो है लैंगिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए जो कोई मांग करते हैं, कोई अनुरोध करते हैं, तो वो भी जो है लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। लैंगिक आभासी टिप्पणियां, लैंगिक आभासी टिप्पणियां, कमेंट वगैरह करना, लैंगिक तरीके से आभासी, इस तरीके का एहसास दिलाना उसे कि ये मतलब क्या इच्छा है। तो वो सारी चीज भी जो है लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगी। इसके अलावा अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, जो अश्लील साहित्य होता है वो दिखाना किसी प्रकार से भी। ठीक है, तो ये भी जो है आपका लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा लैंगिक प्रकृति के अन्य कार्य, लैंगिक प्रकृति के अन्य कार्य, अन्य कार्य भी हो सकते हैं जो लैंगिक प्रकृति के हैं, तो वो सब जो है आपके जो है लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में आएंगे। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा एक बार पढ़ना है। शारीरिक संपर्क और क्रियाएं, लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग अनुरोध,
लैंगिक आभासी टिप्पणियां, अश्लील साहित्य दिखाना और लैंगिक प्रकृति के अन्य कार्य करना, ये सब की सब आपके जो है लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा में आएंगे। अब देखिए 2O, 2O में है कार्यस्थल, वर्क प्लेस, कार्यस्थल। ठीक है, कार्यस्थल क्या है? कोई भी स्थान जहां व्यथित महिला कार्य करती है या नियोजित है। ठीक है, लिखा है कोई भी स्थान, कोई भी स्थान जहां व्यथित महिला महिला व्यथित महिला मतलब जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न का कार्य हुआ है। ठीक है, व्यथित महिला कार्य करती है या नियोजित है? कार्य करती है या नियोजित है। ठीक है, तो जहां भी महिला, जो वर्किंग महिला है, वो काम करती हो, कहीं भी काम कर सकती है, आपके घर में करती है तो वो भी कार्यस्थल है उसके लिए, किसी ऑफिस में नियोजित है तो वो भी उसके लिए कार्यस्थल है, या मान लीजिए कहीं नहीं है, कहीं कोई और काम करती है, तो जिस जगह भी वो काम करती है वो उसके लिए वर्किंग प्लेस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 2P, ये लास्ट परिभाषा है आपकी P। ये कहता है असंगठित सेक्टर, असंगठित सेक्टर। ये जरूरी थी परिभाषा, क्योंकि यही लोग बच रहे थे बस, बाकी तो सब आ गया है ना। असंगठित सेक्टर क्या होते हैं भाई? असंगठित सेक्टर जिसमें लिखा है ऐसा उद्यम या व्यक्तियों या कर्मकारों का निकाय, एक समूह है ये, जो वर्क, जो एक तरीके से कहते हैं ना लेबर लोग होते हैं, उन वो लोग आ जाएंगे इसमें, है ना। जैसे कई महिलाएं जो लेबर का काम करती हैं वो आ जाएंगी इसमें। तो इसमें लिखा है ऐसा उद्यम या व्यक्तियों या कर्मकारों का निकाय, कोई भी उद्यम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। ऐसा उद्यम, उद्यम मतलब कार्य ही होता है, ऐसा उद्यम, ऐसा कोई भी काम हो सकता है, या व्यक्ति या व्यक्तियों, या व्यक्तियों या कर्मकारों का निकाय, कर्मकारों का निकाय। ठीक है, निकाय मतलब एक संगठन है, मतलब एक लोगों का झुंड है जहां कर्मकारों की संख्या 10 से कम है, जहां कर्मकारों की संख्या, की संख्या 10 से कम, वो असंगठित क्षेत्र कहलाएगा। संगठित क्षेत्र कैसा होता है? जो रजिस्टर्ड होता है बकायदा, उसके लिए नियम होता है कि 10 से ज्यादा आपके यहाँ लोग काम करते हैं तो फिर आपको बकायदा उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हालांकि कोई नहीं कराता, बहुत कम कराते हैं, लेकिन हाँ इसमें ये नियम है कि भी 10 से ज्यादा, कर्मकार अधिनियम जो है वो ये इसमें है कि भाई 10 से ज्यादा लोगों के लिए आप काम, जैसे एक ठेकेदार होता है वो काम करा रहा है, अब वो काम करा रहा है, उसने नियोजित जितने भी लोग रखे हैं, अब वो क्या होता है, वो इसीलिए नहीं कराते कई लोग कि वो स्थायी रूप से रखते ही नहीं है, अस्थायी रूप पे ले आते हैं रोज के रोज। अगर वो स्थायी रूप से रखता है, कोई व्यक्ति काम करते हो 10 से ज्यादा वर्कर अगर उसके पास काम करते हैं तो उसको फिर क्या कराना पड़ता है? बकायदा उनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सारी डिटेल वगैरह फिल करनी पड़ती है। लेकिन असंगठित क्षेत्र कब होता है? जब वो 10 से लोग कम लोग जो है उधर कार्य करते हैं, तो ऐसा स्थान है या ऐसा जो है उद्यम क्या कहलाता है? असंगठित क्षेत्र कहलाता है। जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं वो जो है सेक्टर क्या कहलाएगा? असंगठित क्षेत्र कहलाएगा। बस इतना याद रखना है, कोई भी व्यक्तियों का निकाय, कर्मकारों का निकाय, कुछ भी हो सकता है, जहां 10 से कम लोग मिलकर जो है काम करते हैं वो क्या होता है? असंगठित क्षेत्र की परिभाषा में आता है। 10 से कम लोग हैं तो असंगठित है, बस इतना आपको याद रखना है। 10 से कम होंगे तो असंगठित माना जाएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई परिभाषाएं पूरी के पूरी। अब देखिए थोड़ा सा एक आध सेक्शन और देख लीजिए। सेक्शन 3 बस एक ही यही देख लीजिए, क्योंकि यही हो पाएगा अभी, इसमें कुछ है नहीं। सेक्शन 3 है धारा
धारा 3। धारा 3 कहती है लैंगिक उत्पीड़न का निवारण। ये इंपॉर्टेंट धारा है, याद रखना, धारा ही वाइज इंपॉर्टेंट है। लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, ठीक है, ये महत्वपूर्ण धारा है, याद रखना है, आपको पूछी जाएगी कि लैंगिक उत्पीड़न का निवारण किस धारा में किया गया है। धारा 3 में किया गया है। ये कहता है कोई भी महिला, कोई भी महिला, एक ही लाइन लिखना है इसमें आपको, कोई भी महिला, कोई भी महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी। कार्यस्थल पर, स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, कोई भी महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी, बस इतना ही इसमें आपको नोट करना है। ये धारा घोषणा करती है कि भैया जो भी महिलाएं हैं कार्यस्थल पे जहां भी वो काम करती हैं, वर्क प्लेस है, वहां पर जो है लैंगिक उत्पीड़न के अधीन नहीं होगी, मतलब उनका लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो फिर आप कहोगे कि बस इतना घोषणा की है, वो कुल मिला के उसको ये मान लिया गया कि ये कृत्य नहीं होंगे, जो भी वर्क प्लेस है, जो भी कार्य करती है महिला, वहां लैंगिक उत्पीड़न का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। फिर आगे की जो धारा है उसमें समिति वगैरह बनेगी, आगे जाके दंड भी आएंगे उसमें, ऐसा नहीं कि दंड कितना है, अगर कोई इस चीज का, इस धारा का उल्लंघन करेगा, यानी कि धारा 3 का, तो आगे जाके जो धारा है उनके अधीन उसको दंडित भी किया जाएगा। तो ये धारा 3 तो ये घोषणा कर देती है कि कोई भी जो महिला है कार्यस्थल पर, उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न का कोई कार्य नहीं किया जाएगा, या कह लीजिए महिलाओं का जो है लैंगिक उत्पीड़न नहीं होगा। ठीक, बस आज के लिए इतना रहने दीजिए, फिर कल से देखेंगे इसको, कल और देखेंगे। आगे क्या है, परिभाषा में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कुछ नहीं, परिभाषाएं थोड़ा पढ़िएगा, लेकिन परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं परिभाषाओं से। ठीक है, तो परिभाषाएं जरूरी पढ़ना होता है, और वैसे भी परिभाषाएं जब आप पढ़ लोगे तो कुछ सेक्शन तो वैसे ही याद हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी का मिलेंगे अपन अगले जो है क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।